तो अब तक हम लोग बायोलॉजी का 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। उन तीनों पार्टों में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े। मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है डाई हाइब्रिड क्रॉस। यार सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसा ही, सेम टू सेम मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसा ही है, बस एक दो वर्ड चेंज करना है। देखो यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन ऐसा ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस का भी डेफिनेशन था, बस यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 1 था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस रहेगा तो यहाँ पर 1 लिख देना, डाई हाइब्रिड क्रॉस रहेगा तो 2 लिख देना। जब मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन बता रहा था उस समय तुम्हें मैं होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव मतलब बताया था। होमो मतलब होता है सेम। तुम बहुत सारे एलील पेयर को देखते हो, उसमें से कुछ कैपिटल कैपिटल होते हैं, कुछ एक कैपिटल होता है एक स्मॉल होता है और कुछ स्मॉल स्मॉल होता है। तो वैसा एलील पेयर जिसमें दोनों कैपिटल हों या फिर दोनों स्मॉल हों, मतलब दोनों सेम हो, उसको होमोजाइगस कहते हैं। और वैसा एलील पेयर जिसमें दोनों डिफरेंट हो, एक कैपिटल तो दूसरा स्मॉल, उसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव में क्रॉस करवाना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसलिए हम लोग को 2 कैरेक्टर लेना होगा। एक तो हम लोग स्टेम हाइट लेंगे, दूसरा सीड शेप लेंगे। अब सीड शेप का जीन कैसे लिखाएगा, मैं तुमको जीन लिखने भी बताया था। उस कैरेक्टर का डोमिनेंट ट्रेट का फर्स्ट लेटर लिखाता है। सीड शेप का डोमिनेंट ट्रेट है राउंड, तो राउंड का फर्स्ट लेटर है आर, इसका जीन हो जाएगा आर। होमोजाइगस डोमिनेंट तो टी टी आर आर। होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी स्मॉल आर, दोनों के बीच में क्रॉस करवाना है। क्रॉस ऐसे ही थोड़े ना हो जाएगा, सबसे पहले इसका गेमेट बनाना होगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो बस अलग अलग कर देते थे, गेमेट बन जाता था, लेकिन इसमें एक टी को एक बार फर्स्ट आर से एक बार सेकेंड आर से और सेकेंड वाला टी को एक बार फर्स्ट आर से सेकेंड आर से मल्टीप्लाई करना होगा। मैथ में तुम ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत सोल्व करते हो। इसको कैसे सोल्व करते हो, एक बार 2 को 4 से एक बार 2 को 5 से एक बार 3 को 4 से एक बार 3 को 5 से गुना करते हो, वैसा ही यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करना मतलब एक साथ लिखना है यार। तो टी आर टी आर टी आर टी आर, अरे यार सब तो टी आर बनेगा। अच्छा, पहला पेरेंट का तो गेमेट बन गया, अब दूसरा पेरेंट का भी सेम प्रोसेस से गेमेट बनाते हैं। स्मॉल टी स्मॉल आर सब स्मॉल टी स्मॉल आर बन रहा है, गेमेट बन गया। अब क्रॉस करवाना है। क्रॉस करवाने के लिए सबसे पहले पनेट स्क्वायर बनाना होगा। 4 को गेमेट है, इसलिए वर्टिकली 4 गो और हॉरिजॉन्टली 4 गो, यानी टोटल 16 गो डब्बा बनाना होगा। अब एक पेरेंट का हॉरिजॉन्टली लिख देते हैं, एक पेरेंट का गेमेट को हॉरिजॉन्टली लिख देते हैं और दूसरा पेरेंट का गेमेट को वर्टिकली लिख लेते हैं। और फिर क्रॉस करने से जो जो एलील पेयर आ रहा है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला को क्रॉस करने से कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसा आया। ऐसा ही करके मैं सबको लिख लेता हूँ। हाँ, तो सब कंप्लीट हो गया। जब मिंडल साहब ने ऐसा ही किया तो देखा जितना भी यहाँ पर प्रोजेनी बन रहे हैं, मतलब जितना भी बच्चा लोग का एलील पेयर है, सब तो सेम है यार। जरा याद करो तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का भी F1 जनरेशन में ऐसा ही था। जैसा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में आया था वैसा ही डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी आया। तो इन्होंने अनुमान लगाया कि जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में आया था वैसा ही डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी F2 जनरेशन में आ सकता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फेनोटिपिक रेशियो क्या था यार, 3:1 ना। तो ये सोचे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी F2 जनरेशन में 3:1 आना चाहिए। अब चलो इसका भी F2 जनरेशन करते हैं। ये तो फर्स्ट जनरेशन है, बाप का बेटा। अब बेटा का भी बेटा होगा तब ना F2 जनरेशन होगा, सेकेंड जनरेशन। अब इसका सेकेंड जनरेशन का प्रोजेनी कैसे होगा उसको देखने के लिए पहले 2 पेरेंट्स ले लेते हैं, उनका गेमेट बनाते हैं और फिर उसको फनेट स्क्वायर में रखते हैं। तो यहाँ डब्बा में जितना भी पेरेंट्स पड़ा था इसमें से कोई 2 पेरेंट्स मैंने ले लिया है और अब इसको मैं क्रॉस करवा रहा हूँ। इसका गेमेट पता करने का तो प्रोसेस मैं पहले बता चुका हूँ, तो चलो फटाफट इसका गेमेट निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या है। अच्छा, फर्स्ट पेरेंट का 4 गेमेट है, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। अरे दोनों पेरेंट का सेम ही गेमेट है। अरे यार पेरेंट ही सेम है तो गेमेट अलग कैसे हो सकता है। चलो अब इसको पनेट स्क्वायर में फटाफट रखते हैं और क्रॉस करवाते हैं। दोनों में से कोई एक पेरेंट का हॉरिजॉन्टली रखते हैं और दूसरा पेरेंट का वर्टिकली। भाई साहब इसको क्रॉस करवाने के बाद जो प्रोजेनी आया ना, जो बच्चा यहाँ पर आया, उसको देख के तो मेंडल का पसीना छूट गया, क्योंकि इसने अनुमान लगा के रखा था कि इसका फेनोटिपिक रेशियो 3:1 होगा, लेकिन इसका फेनोटिपिक रेशियो तो 9:3:3:1 आया। बहुत गड़बड़ यार।
ये तो जमीन आसमान का फर्क आ गया। हम लोग को कैलकुलेशन में गलती है क्या यार? ये मैथ थोड़े ना है कि कैलकुलेशन में गलती होगा। ये तो मेंडल साहब का एजम्पशन में गलती हुआ था। तब फिर मेंडल साहब ने इसी चीज को देख करके अपना थर्ड लॉ बताया। क्या बताया ये तो हम लोग थोड़ा देर बाद जानेंगे। पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का जेनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो निकाल के देखते हैं। तुम चाहो तो यहाँ का जितना भी प्रोजेनी है ना, 16 गो प्रोजेनी, इसको भी देख करके फेनोटिपिक रेशियो और जेनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हो। लेकिन मैंने इसको पूरा कैलकुलेशन किया, निकाला, उसके बाद मैंने बताया है। फेनोटिपिक रेशियो होगा 9:3:3:1 और जेनोटिपिक रेशियो 1:2:1:2:4:2:1:2:1। बाप रे बाप, इतना खतरनाक! इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो, कदम ताल तुम कैसे करते हो, 1 2 1, ऐसा ही फर्स्ट लाइन में 1 2 1 लिखो और फिर सेकेंड लाइन में इसका डबल कर दो, 2 4 2। उसके बाद फिर 1 2 1, बन गया रेशियो 1:2:1:2। का यार गड़बड़ा गए 1:2:1:2:4:2:1:2:1। इतने सारे प्रोजेनी में इतना ज़्यादा फर्क देख दिया, मेंडल साहब का तो दिमाग का फ्यूज उड़ गया। मेंडल का लॉ मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा बोला था, लेकिन चलो आज ही बता देता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने के लिए आसान होगा, ठीक है। तो इन्होंने इतना सारा क्रॉस करवाया, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, क्या पता ट्राई हाइब्रिड किए थे कि नहीं। तो इन सब में जो कंक्लूजन आया है उसको अपना नियम बना दिए मेंडल ने और उसको लिख दिए मेंडल्स लॉ। भाई साहब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 अप्रैल को रिलीज होने वाला KGF का पार्ट 2 देखो या फिर ना देखो, लेकिन मेंडल्स लॉ का तीनों लॉ जरूर देखो और इसको याद भी कर लो। चलो, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस लॉ में उन्होंने कहा है कि दुनिया का कोई भी प्लांट को क्रॉस करवाओ, उसका जो F1 जनरेशन में ट्रेट एक्सप्रेस होगा ना, मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो भी ट्रेट होगा वो डोमिनेंट ट्रेट होगा। देख रहे थे ना कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, उसमें फर्स्ट जनरेशन में लंबा लंबा हो रहा था, कोई बौना नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका जेनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी। जेनोटाइप में कैपिटल टी प्रेजेंट था, इसलिए डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा था। कभी गलती से डोमिनेंट और रिसेसिव का डेफिनेशन आ जाए तो भी ये लिख सकते हो कि ट्रेट विच एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड रिसेसिव का तो तुम जान ही रहे हो। अब चलो सेकेंड लॉ की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें इन्होंने बोला है कि दुनिया में कोई भी कैरेक्टर का एलील पेयर गेमेट बनने समय अलग हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ भैया, जब तुम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे थे तो उस समय गेमेट बनाने के लिए क्या कर रहे थे, एलील पेयर को अलग कर रहे थे ना। दूगो कैपिटल टी था तो उसको अलग अलग कर रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी था तो उसको भी अलग अलग कर रहे थे। तो वही बोल रहा जा रहा है कि गेमेट बनाने समय ये अलग हो जाते हैं और वो अलग हो के किसी के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ ही फर्टिलाइज हो, सेकेंड के साथ भी फर्टिलाइज हो सकता है। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंने कहा था ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का रिजल्ट देख के मेंडल साहब का फ्यूज उड़ गया था, तो बस वही फ्यूज को यहाँ पर लगा के बदले हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर। ये जरूर नहीं जो तुम सोचे हो वही हो, कुछ हो सकता है। तो चलो इसके बाद का बात तो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। बाय।